चलिए हमारे आज के इस खास शो हमारा डॉक्टर में आगे बढ़ते हैं और आज आपको आपके शरीर के एक ऐसे अंग के बारे में जानकारी देंगे जिसका रिश्ता दूसरों से तो गहरा होता ही है, लेकिन अपने आप से भी उसका रिश्ता बहुत गहरा होता है। वैसे तो शरीर के बाहर के जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं उनका हम ख्याल रखते हैं, लेकिन जो शरीर के हमारे अंदर के अंग हैं कई बार उनकी इंपॉर्टेंस तो बहुत है लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। बॉलीवुड में वैसे तो आपने सुना ही होगा कि दिल है कि मानता नहीं, लेकिन दिल को मना कर रखना, उसका ख्याल रखना, उसकी गुड केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आज हम ऑलकेमिस्ट हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर रोहित पारती हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हेलो मैम, हेलो व्यूअर्स। सर दिल का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग अक्सर हम देखते हैं कि छोटे छोटे सिम्टम्स कभी उनको आते हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं और कह रहे हैं कि अंदर सब कुछ ठीक है और बाहर की चीज़ों का तो हम ख्याल रख लेते हैं, लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका कई बार हम ख्याल नहीं रखते, उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो दिल का ख्याल किस तरह रखें आजकल के एज ग्रुप्स? देखो, दिल का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिल एक बार कमज़ोर हो जाए तो लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती हैं, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, एनर्जी लेवल्स कम हो जाती हैं। तो छोटे छोटे सिम्टम्स का ख्याल रखना ज़रूरी है। यदि आपको चलने पे छाती में जकड़न होनी शुरू हो जाए या सांस चढ़ना शुरू हो जाए जो पहले नहीं चढ़ता था, और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं भी, जैसे एल्डरली लोग या फीमेल्स में ये टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते कि छाती के बीचों बीच जकड़न हो या जबड़े में दर्द आए, तो उनमें पेट के ऊपर वाले हिस्से में भी दर्द हो सकती है, सडनली सांस चढ़ना, सडनली चक्कर आके गिरना। तो ये सब सिम्टम्स को ये नहीं कहना मैंने कुछ खा लिया था इसलिए हो गया। तो एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर कराना चाहिए क्योंकि यदि हम स्टार्ट में ही इस बीमारी को पकड़ लें तो इसका इलाज अब बहुत अच्छा और संभव है। जी, आपने एल्डरली लोगों की बात की, लेकिन हमने देखा कि आजकल जिस तरह से मौसम बदल रहा है, ठंड ने अब दस्तक दे दी है, तो इस सीजन में अब चाहे हम हार्ट स्ट्रोक्स की बात करें या दिल से जुड़ी हुई बीमारियों की बात करें, दिक्कतों की बात करें, वो खास तौर पर ज़्यादा देखी जाती है। एक तो इसकी क्या वजह है और लोग इसको कैसे समझें कि हमें कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है? ये बिल्कुल ठीक टाइम है इस बारे में बात करने के लिए, बिकॉज अभी विंटर स्टार्ट होने लगी हैं। तो होता क्या है, जैसे ही हमारा डे टेम्परेचर अबाउट 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है या सडनली कोई 3-4 कोल्ड डेज आते हैं, अभी टेम्परेचर 20 डिग्री चल रहा है, 3-4 दिन के लिए 8 डिग्री चले जाते हैं, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन दीज थिंग्स हैपन। तो होता क्या है, जैसे ही ठंड आती है हमारी बॉडी हीट कंजर्व करने चाहती है, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स स्किन में होती है या फिंगर्स में होती हैं वो नैरो हो जाती हैं ताकि हीट कंजर्व करे। तो इससे क्या होता है, हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है तो वो अगेंस्ट हाई रेजिस्टेंस पंप करता है, तो ब्लड प्रेशर्स बढ़ते हैं, हार्ट रेट बढ़ती है। तो जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम पहले ही होती है उनमें सिम्टम्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। टिपिकली जब वो एक्सरसाइज करते हैं या सैर के लिए जाते हैं तो सिम्टम्स आने के चांस ज़्यादा हैं। इवन जिनको हार्ट डिजीज़ नहीं है उसमें भी प्लाक रप्चर जो कि होने का चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें हम, यदि हमें शौक है भी सुबह में 5 बजे उठ के सैर के लिए जाऊंगा, और ये टिपिकली हमारे बुजुर्गों में ये चीज़ें होती हैं, बट तो विंटर्स में आप थोड़ा लेट, बेसिकली मैं कहूँगा 7 बजे के बाद यदि सैर करने जाएं और एक्सरसाइज करें तो ये सिम्टम्स कम हो सकते हैं। और अपनी छाती को गुड वुलन से ढक के रखें, हम ये ना कहें भी हमें ठंड नहीं लगती और जस्ट टू शो ऑफ। सो आप काफ़ी इससे फिर हम हार्ट की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, अब ये तो हो गई एल्डरली लोगों की बात, लेकिन आजकल अगर यंग जनरेशन की बात करें तो वो भी इससे अछूती नहीं है। हम देखते हैं आए दिन हमारे पास न्यूज़ आती है कि जिम में एक्सरसाइज करते करते जो है एकदम कार्डियक अरेस्ट आया और डेथ हो गई। और ये बहुत ही यंग जनरेशन की, अगर 30s के अंदर मैं बात करूं तो उन लोगों में भी काफ़ी देखा जा रहा है, लड़कों में भी लड़कियों में भी। इसकी क्या वजह है और इससे यंग जनरेशन को किस तरह बचना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल के 2 पहलू हैं। एक तो यंग में क्यों इतनी हार्ट डिजीज़ बढ़ गई, और एक जिम्स में जो डेथ हो रही है। तो यंग में ऐसा है अभी ड्यू टू अर्बनाइजेशन, लोग छोटे छोटे शहरों से बड़े शहरों में शिफ्ट हुए हैं, तो उनका लाइफस्टाइल बहुत सीडेंट्री हो गया है, एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है,
और अनहेल्दी मैं कहूँगा डाइट्स हैं, अभी कहीं जोमेटो से मंगा लिया, कहीं बाहर खा लिया, बिकॉज वक्त नहीं है, इतना पीयर प्रेशर है, स्ट्रेस है। और मैं दूसरा कहूँगा भी, एक तो स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत रैम्पेंट हो गया है, कहीं भी देखो यंग पीपल, इवन गर्ल्स आर स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, और यंग हाइपरटेंशन ऑल्सो हैज़ इंक्रीज, और डायबिटीज़ एज अ फैमिली हिस्ट्री बहुत यंग लोगों में इवन 25 साल में हो रही है। सो दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स विच हैव इंक्रीज्ड हार्ट डिजीज इन यंग पीपल। सो हमें इसके बारे में ख्याल रखना है। अभी हम फिजिकल एक्सरसाइज करें, अपनी कार अपने ऑफिस से दूर पार्क करें ताकि थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए, थोड़ी स्टेयर्स चढ़े, सो इससे हार्ट डिजीज काफ़ी कम हो सकती है। और जहाँ रहा जिम्स में डेथ, तो बेसिकली मैं कहूँगा जिम्स में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको पहले अपना, अगर कोई डाउट है तो एक छोटा सा चेकअप करा लेना चाहिए, कहीं उनकी हार्ट की पंपिंग पहले ही तो नहीं कमज़ोर, कहीं उनको कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है, जैसे हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी या लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। और कई बार ये देखा जाता है लोग एक्सेसिव जिम करते हैं और उससे डिहाइड्रेशन हो जाती है और साथ में पानी वगैरह नहीं पीते हैं, तो उसमें भी सडन डेथ्स होने लगी हैं। और मैं कहूँगा कोविड के बाद, जब हमारे को कोविड के लक्षण आए थे और कोविड फैला हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, कोविड से जो हार्ट की नसें हैं उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो गई थी। तो कोविड से रिकवर करे नहीं, 15 दिन बाद जिम ज्वाइन कर लिया, तो उससे क्या हो रहा था, हार्ट पे स्ट्रेस पड़ रहा था, एरिथमियाज हो रहे थे और सडन डेथ्स हो रही थी। जी, तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं कि अगर यंगस्टर्स जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, फिटनेस का ख्याल रखना चाहते हैं, तो उन्हें पहले अपने हार्ट का चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए कि उसकी कंडीशन क्या है, वो किस स्टेट में है और कितना लोड वो झेल सकते हैं। स्पेसिफिकली जिनमें फैमिली हिस्ट्री भी है सडन कार्डियक डेथ्स की, उनको तो जरूर पहले चेकअप करा लेना चाहिए। जी, तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है सारी यंग जनरेशन के लिए। वहीं अगर बात करें हार्ट की, जब भी बात आती है तो एक मेजर चीज़ आती है ब्लॉकेज, कि ब्लॉकेज हो गया है हार्ट में, तो उसके लिए लोग अक्सर हम देखते हैं कि बाईपास सर्जरीज होती हैं या फिर एंजियोप्लास्टी होती है, कई तरह के अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। लेकिन इन ट्रीटमेंट्स को लेके भी बहुत सारे मिथ्स हैं। लोग समझते हैं कि क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है, क्या इसको करवाने के बाद कितने % गारंटी होती है कि उनका वो जो ब्लॉकेज है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा या दोबारा नहीं होगा। इसको लेकर भी कई बार लोग सोचते हैं कि चलो दवाइयाँ ही खा लेते हैं, सर्जरी करवाने से डरते हैं। एक्चुअली इसके दो पहलू हैं। एक तो हार्ट डिजीज़ प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। यदि हम कहें भी हमारी स्टेंटिंग और बाईपास हो गया है, उसमें क्या होता है भी, या तो ब्लॉकेज को रिमूव करके स्टेंट डाल दिया जाता है, उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और बाईपास सर्जरी में क्या होता है, जहां ब्लॉक है उसके आगे नई नस बॉडी के अंदर से ही लगा दी जाती है। तो इससे क्या होता है भी, हमारे जो सिम्टम्स हैं जैसे कि चेस्ट पेन या चलने पे सांस चढ़ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। और पर लेकिन हमें हार्ट का ख्याल वैसे ही रखना पड़ेगा, हमें अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, डायबिटीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी, अल्कोहल कंजम्पशन, बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर, और दवाइयाँ भी टाइम से खानी पड़ेंगी, बिकॉज वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वंस अ हार्ट पेशेंट विल कंटिन्यू टू बी हार्ट पेशेंट, उसमें चांसेस हमेशा आम जिसको हार्ट डिजीज नहीं है उससे ज़्यादा ही रहते हैं। और दूसरा है भी, लोग इस ट्रीटमेंट से डरते हैं। डरना नहीं चाहिए, बिकॉज जरूरी नहीं है आपको सिम्टम्स होते रहें। एक बार हार्ट अटैक हो गया तो फिर सिम्टम्स, यूजुअली लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कराना ट्रीटमेंट जरूरी है। तो इसमें मैं कहूँगा भी, हार्ट की ब्लॉकेज जब हो गई है तो हार्ट जनरली व्हेन इट वर्क्स अगेंस्ट स्ट्रेस लाइक इन विंटर्स, तो ये सिम्टम्स दोबारा आने के चांस है, सडन डेथ्स होने के चांस है। तो जिस चीज़ का ट्रीटमेंट बन चुका है वो तो हम ट्रीटमेंट लें ना, कई चीज़ों का तो अभी ट्रीटमेंट बना ही नहीं है, सो उसमें तो दवाई पे रहना पड़ेगा। सो अगर आपका डॉक्टर एडवाइस कर रहा है भी आप एंजियोप्लास्टी करा लें या बाईपास करा लें, तो प्लीज़ उसकी तरफ सोचें और करवाएं। जी, कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो आजकल हम देखते हैं कि ये भी हार्ट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कोलेस्ट्रॉल, कई बार हम देखते हैं कि आजकल जो भी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाने जाता है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ही आता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी हमने सुना है कि 2 तरह के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा है और उसके लिए क्या डाइट लेना चाहिए, और
कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मेजर रीजन क्या है? दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल इज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो वो क्या करता है भी, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है उसको डायरेक्टली आर्टरीज में ले जाता है और आर्टरीज में धीरे धीरे ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। शुरू में प्लाक डेपोजिशन होती है, फिर वो धीरे धीरे सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी का है वो कम होता रहता है, तो हमें हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज शुरू हो जाती है। और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि हार्ट डिजीज होने से रोकता है। बेसिकली एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को लिवर में लेके जाता है और लिवर से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो हाउ टू हैव लो एलडीएल? लो एलडीएल मीन्स लो बैड कोलेस्ट्रॉल। सो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा भी अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करिए। बेसिकली लो फैट डाइट एंड हाई इन सीरियल्स एंड हाई गुड फ्रूट्स एंड बेसिकली ऑयल की अगर मैं बात करूं तो अवॉइड सैचुरेटेड फैट्स लाइक वनस्पति और पाम ऑयल एंड ट्राई टू यूज मोर ऑफ ऑलिव ऑयल, rice bran oil, canola oil. These are good oils, and mustard oil, which is very pocket friendly, or it should be used rampantly in your kitchens. और फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो दवाइयाँ हैं जो हम LDL कंट्रोल कर सकते हैं। HDL को बढ़ाने के लिए कोई दवाइयाँ नहीं है, ओनली डाइट कंट्रोल, लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑलिव ऑयल, इवन गुड cereals and exercise. These all increase your HDL. एक आखिरी सवाल डॉक्टर मैं आपसे करना चाहूँगी। फीमेल्स की बात आजकल पॉलिटिक्स से लेकर हर सेक्टर में हो रही है, तो यहाँ भी महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ते हैं। फीमेल्स में हार्ट डिसीज़ जो है या स्ट्रोक्स हैं, कितना डिफरेंट है इनकी कंडीशन? क्योंकि हमने एल्डरली लोगों की बात की, यंग जनरेशन की बात की, फीमेल्स में क्या इनके इफ़ेक्ट्स हैं और सिम्टम्स हैं? देखिए, जहाँ तक ये फीमेल्स का सवाल है, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्ट डिजीज। यस, दे आर प्रोटेक्टेड टिल देयर मीनोपॉज, एंड वंस दे अटेन मीनोपॉज उनका रिस्क डबल हो जाता है हार्ट अटैक के लिए और इवन स्ट्रोक के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है भी, जो फीमेल्स की जो हमारी हार्ट की आर्टरीज हैं वो बहुत नैरो होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, तो उनमें हार्ट डिजीज डिफरेंट टाइप का होता है और मोर डिफ्यूज हार्ट डिजीज। मोर डिफ्यूज हार्ट डिजीज मीन पूरे नाड़ी में ब्लॉकेज है, तो कई बार उसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है। और सेकंड थिंग, फीमेल्स में ना सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। टिपिकल सिम्टम्स लाइक हार्ट अटैक के हम देखते हैं, अभी हार्ट के बीचों बीच दर्द हो रही है, आपको लगेगा कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, बैठा है। फीमेल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, कईयों को जस्ट यहाँ छाती के ऊपर दर्द होता है या जॉ में दर्द होता है या सडनली सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो फीमेल के इस तरह सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो फीमेल्स को भी एक्चुअली सेम ही प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वंस दे आर नियरिंग देयर मीनोपॉज, बिकॉज उनकी जो हार्ट डिजीज़ है बहुत डिफ्यूज़ होती है और डेथ के चांसेस भी उनमें मेल से ज़्यादा होते हैं एक बार उनको हार्ट डिजीज़ शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहित भारती हमारे साथ इस खास शो पर जुड़ने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ हमारे सभी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। इसमें हमने सभी एज ग्रुप्स को लेकर बात की, महिलाओं को लेकर बात की, एल्डरली और यंग जनरेशन को लेकर बात की। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई है, आप उसे अपने रेगुलर रूटीन में लेकर आइए, अपनी डाइट में चेंजेस लेकर आइए और अपने दिल का खास ख्याल ज़रूर रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब दिल के बाद आपके दिमाग की। दिल और दिमाग दो ऐसे आपके पार्ट्स हैं जिनका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि दिल और दिमाग से आप सोचिए, तो दिल और दिमाग क्योंकि कई बार आपके डिसीजंस में तो अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं, लेकिन आपके ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन के लिए इन दोनों का एक साथ ताल से ताल मिलाकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज अब हम दिल के बाद बात करेंगे दिमाग की, और इसीलिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला के कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर गौरव जैन। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। थैंक यू मैम।
डॉक्टर, सबसे पहले जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजी की, आजकल हम देख रहे हैं कि न्यूरोलॉजी से जुड़े हुए जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी आम हो गए हैं, काफ़ी कॉमन है, और इसके लिए कोई स्पेसिफाइड एज ग्रुप भी नहीं है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि ज़्यादा एल्डरली लोगों में होता था, लेकिन आजकल यंग जनरेशन भी इससे अछूती नहीं है। तो न्यूरोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि कई बार लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो क्या क्या हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो एक बार आप वो सभी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। न्यूरोलॉजी में मैम बेसिकली ब्रेन के कारण जो भी सिम्टम्स आते हैं, स्पाइन के कारण जो भी सिम्टम्स आते हैं, या हमारी नर्व्स के कारण जो भी सिम्टम्स आते हैं, वो न्यूरोलॉजी में बेसिकली कवर होते हैं। न्यूरोलॉजी में जो मेन बीमारियां मानते हैं हम, वो सबसे कॉमन बीमारी होती है स्ट्रोक, जिसको हम लकवा भी बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं। दूसरी सबसे कॉमन होती है एपिलेप्सी, जिसको हम मिर्गी का दौरा बोलते हैं। तीसरा हेडेक कह सकते हैं, या यंग फीमेल्स में माइग्रेन होता है, वो बहुत कॉमन है। कुछ अन्य बीमारीज होती हैं जैसे बैक पेन, नेक पेन, चक्कर आना, मेमोरी लॉस होना, ये कुछ बीमारियां भी न्यूरोलॉजी में कवर होती हैं। जी सर, स्ट्रोक की आपने बात की, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, हम देख रहे हैं। अब स्ट्रोक एग्जैक्टली है क्या? इसके क्या सिम्टम्स हैं? अगर किसी को कोई इससे डायग्नोस हो रहा है तो कैसे उसको पता चलेगा कि मुझे स्ट्रोक आया है? क्या सिम्टम्स इसके होते हैं, वो एक बार आप सभी को ब्रीफ कर दीजिए। स्ट्रोक बेसिकली मैम पैरालिसिस को बोलते हैं, लकवा भी बोलते हैं किसी भाषा में। दो तरह का स्ट्रोक होता है, एक तो ब्रेन में क्लॉटिंग की वजह से हो जाता है, दूसरा ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से हो जाता है। मेन इसके सिम्टम्स होते हैं मुंह का टेढ़ापन हो जाना, जिसको हम फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं, एक आर्म का या लेग का वीकनेस हो जाना या सुनपन हो जाना, चलने में प्रॉब्लम आने लगनी, बोलने में प्रॉब्लम आने लगनी, या पेशेंट का होश कम हो जाना। दो तरह का स्ट्रोक है, ब्रेन में क्लॉटिंग की वजह से या फिर ब्लीडिंग की वजह से। जी, तो क्लॉट होना, इसको किस तरह से मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं? और जिस तरह आपने स्ट्रोक्स के बारे में बताया, इसके सिम्टम्स क्या होंगे अगर किसी को कुछ फील हो रहा है, अचानक कोई बॉडी में पेन हो रहा है, या हम आमतौर पर जो आपने पैरालिसिस के सिम्टम्स होते हैं कि एक बॉडी पार्ट होता है या एक साइड ऑफ योर बॉडी होता है जो काम करना बंद कर देता है, तो या मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कैसे किसी को पता चले कि वो चीज़ स्टार्ट हो रही है ताकि वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े? इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं? इनिशियल सिम्टम्स होते हैं मैम, जैसे मैंने बताया, फेस का टेढ़ापन होना या वीकनेस होना, किसी भी पार्ट का, आर्म का या लेग का वीकनेस होना। कभी भी किसी पेशेंट को या घर पे या किसी भी जगह पे, अपने वर्क प्लेस पे ऐसा कोई भी सिम्टम आता है तो तुरंत आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना होता है कि ये ब्रेन में क्लॉटिंग की वजह से हुआ है या फिर ब्लीडिंग की वजह से हुआ है। अगर ये ब्रेन में क्लॉटिंग की वजह से है तो एक विंडो पीरियड हम बोलते हैं, 4.5 घंटे की विंडो पीरियड होती है, 4.5 आवर्स। उस विंडो में एक इंजेक्शन अवेलेबल है जो कि बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, जिससे स्ट्रोक के काफ़ी सिम्टम्स हम रिवर्स कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वी विंडो पीरियड फॉर स्ट्रोक जो 4.5 घंटे है। अगर वो क्लॉटिंग की वजह से, अगर वो ब्लीडिंग की वजह से है, तो सिर्फ उसमें हमें बीपी कंट्रोल करना है और उसको कुछ दवाइयों के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं और रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। वही अगर बात करें न्यूरोलॉजी के दूसरे सेक्टर्स की, जिसमें अगर हम हेडेक्स की बात करें, हेडेक्स हमने देखा है कि आजकल आम लोगों को होते हैं और वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं। कई बार कोई गैस्ट्रिक होता है, उस वजह से भी हेडेक हो जाता है, कई बार कुछ और भी रीजंस होते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि जो आपको हेडेक हो रहा है वो आपको किसी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है और किसी आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई किसी बीमारी की वजह से हो रहा है? हेडेक्स मैम, हेडेक्स के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो मेन कॉमन रीज़न है वो यंग फीमेल्स में होता है, जो माइग्रेन के रूप में आता है। माइग्रेन एक ऐसा हेडेक है जो आपके हेड के एक साइड में पेन होगा, उसके साथ वॉमिटिंग हो सकती है, देखने में भी दिक्कत हो सकती है, जो कि धूप में जाके बढ़ जाता है, शोर में बढ़ जाता है, ट्रैवल के टाइम बढ़ जाता है, स्ट्रेस में बढ़ जाता है। ये हेडेक मोस्टली माइग्रेन है। अगर ये एपिसोड्स आपको महीने में 3 बार से ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, ताकि इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं वो हम यूज़ कर पाएँ। यूजली ओल्ड एज में अगर कोई हेडेक है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा हेडेक जो कि बहुत ही सीवियर हो और ऐसा हेडेक कभी लाइफ में आपने महसूस ना किया हो, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है, ताकि जो सीटी करके या एमआरआई करके जाना जा सके भी कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये तो हेडेक्स की बात होगी, लेकिन न्यूरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो हमारी मेमोरी को स्टोर करने के लिए जाना जाता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आजकल सिर्फ हम पहले सोचते थे कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो शायद बातें भूल जाते हैं, लेकिन आजकल यंग जनरेशन भी छोटी छोटी बातें भूलना, ये कितना ज़्यादा सीवियर है या कितना बड़ा इसका जो रिस्क फैक्टर है वो एक लार्जर स्केल में हो सकता है, इसके बारे में भी बताइए।
मेमोरी लॉस, बहुत से पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं ये कहते हुए भी मेरे को मेमोरी की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। लेकिन मेमोरी लॉस तब इम्पॉर्टेंट माना जाता है जब कोई ऐसा चीज़ हो जो लगे भी ये तो बिल्कुल नहीं आपको भूलना चाहिए था। जैसे रास्ते भूलते हैं, रूटीन के जिस रास्ते पे आप जाते हैं उसके रास्ते भूल जाना, अपने ही फैमिली मेम्बर्स के नाम भूल जाना। यूजली ऐसा हम सोचते हैं कोई चीज़ रख के हम भूल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। दिस कैन बी ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन आल्सो। लेकिन मेमोरी लॉस अगर यंग बंदे में हो रहा है उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज पर्टिकुलरली वेजिटेरियंस में B12 एक हार्मोन, B12 एक विटामिन होता है हमारी बॉडी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेमोरी के लिए। उसको पूरा करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट फर्दर मेमोरी लॉस। जी, मेमोरी लॉस क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि कंसंट्रेशन की कमी की वजह से भी हो सकता है। कई बार हम कहते हैं ना कि नाम हमारी ज़ुबान पे होता है लेकिन बस दिमाग में नहीं आ रहा होता, और कई बार हम कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें पता होती है लेकिन हम उसे बोल नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो क्या ये भी कंडीशन न्यूरोलॉजी से ही रिलेटेड है, या फिर अगर हम बहुत फ्रीक्वेंटली अगर कोई चीज़ बिल्कुल वो एक वैनिश हो गई है, वो आपके दिमाग से ब्लैकलिस्ट हो गई है, आप उसको याद ही नहीं कर पा रहे, कोई एपिसोड है, वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, मतलब क्या स्टेजेस हो सकती हैं मेमोरी लॉस के? आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? अगर तो ये एपिसोड्स आपको फ्रीक्वेंटली होने लगे और आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगे, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ आपको लगे भी मेरी हैम्पर कर रही हैं इसकी वजह से, तो आपको जरूर डॉक्टर को मिलना है। उसके लिए फिर जैसे मैंने बताया यंग बंदे में सबसे कॉमन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, लेकिन स्टिल आजकल जैसे आपने बताया कोई भी न्यूरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम एज वाला क्राइटेरिया नहीं रहा। यंग बंदों में भी हार्ट अटैक्स, ब्रेन अटैक्स पर्टिकुलरली विंटर्स में होते रहते हैं। तो उसके लिए आपको अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है, आपकी लाइफ सफ़र कर रही है, आपको लग रहा है भी लाइफ में इंटरफेरेंस हो रही है मेमोरी की वजह से, तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना है ताकि उसका प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो पाए और ट्रीटमेंट हो पाए। ठीक है। अगर एपिलेप्सी की बात करें सर, एपिलेप्सी क्या है और इसका न्यूरोलॉजी से क्या कनेक्शन है? एपिलेप्सी मिर्गी का दौरा बहुत ही कॉमन बीमारी है, बच्चों में ही शुरू हो जाती है। 1 साल के बच्चे में, 5 साल के बच्चे में, 10 साल के बच्चे में, ओल्ड एज में, किसी भी एज में कभी भी एपिलेप्सी हो सकती है। कई तरह के सीज़र होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीज़र जिसमें जो भी पेशेंट है बेहोश हो जाता है, उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, आंखें अप्रोल कर जाती हैं, टीथ क्लेंच कर जाते हैं, टंग बाइट हो जाती है, और ये सारे सिम्टम्स एपिलेप्सी की निशानी होती है। अगर कोई भी पेशेंट ऐसा होता है आपके आसपास कहीं भी, तो सबसे पहले काम ये करना है उसको किसी भी डेंजर प्लेस से अपने साइड में ले जाना है और उसको पकड़ के जस्ट टर्न करा देना है, ताकि जो उसके मुंह से कोई भी सलाइवा निकलता है या कुछ होता है वो नीचे गिरे, उसके अंदर लंग्स में ना जाए। ये करने से एपिलेप्सी का दौरा यूजली 2-3 मिनट्स के बाद अपने आप ठीक हो जाता है और तुरंत उसको हॉस्पिटल में आपको लेके जाना है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी, एपिलेप्सी के केसेस कितने कॉमन हैं, कितने पेशेंट्स अभी आपके पास इसको लेकर आते हैं? बहुत कॉमन है मैम एपिलेप्सी, इवन यंगर ग्रुप में मैंने जैसे बताया अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ वेरी कॉमन। अगर मैं ओपीडी में पेशेंट देखता हूँ तो एटलीस्ट 20% केसेस में एपिलेप्सी के ही देखता हूँ। और इसमें एज ग्रुप सबसे ज़्यादा कौन सा? मोस्टली टीनेजर्स में ज़्यादा होता है, 12 से लेकर 15 साल की एज तक ये यूजली वेरी कॉमन, और छोटे बच्चों में ये फीवर के साथ होता है। अगर छोटे बच्चे में अगर एपिलेप्सी है तो उसको फीवर नहीं होने देना है, तुरंत उसको पैरासीटामोल दे देना है, बिकॉज जैसे ही फीवर आएगा उसका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, उसको सीजर आ जाएगा। ठीक है। और अगर जो एपिलेप्सी की अगर बात करें, मिर्गी के दौरे की, आपने बताया कि 12 से 15 साल के बच्चों में बहुत कॉमन है। बहुत छोटा बच्चा होता है 12 से 15 साल का, पूरी लाइफ अभी पड़ी होती है। कब तक ये जो है लास्ट करता है, या इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं, क्या नए नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, कितने एफिशिएंट हैं वो ट्रीटमेंट्स, जिससे कि ये बीमारी जो है क्या पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाती है? एपिलेप्सी में यूजली फैमिली हिस्ट्री होती है, जो यंगर एज ग्रुप में होता है उसके फादर को या मदर को, ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को, या अंकल ऑन्ट को, किसी को एपिलेप्सी होती है। तो अगर कोई फैमिली हिस्ट्री होती है तो थोड़ी सी दवाई लंबी चलती है, मे बी फॉर 2 to 3 years ये चल सकती है। ठीक है। इसके लिए भी क्या कुछ डाइट में या चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे कुछ हेल्प मिल जाए, या फिर जो ये बार बार अगर कोई इस तरह के अटैक्स आ रहे हैं तो वो उनमें कमी आ जाए? एपिलेप्सी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्लीप। अगर आपकी नींद प्रॉपरली 8 घंटे आप नींद ले रहे हो तो एपिलेप्सी का अटैक आने का बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। लाइफस्टाइल, नींद प्रॉपर लेनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हर न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है, इवन एपिलेप्सी को भी कम करती है, स्ट्रेस कम करके। ठीक है। अब स्ट्रेस की आपने बात की, आजकल छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई स्ट्रेस में है,
तो चाहे बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, बड़ों में कुछ और चीज़ों का, फैमिली का, बहुत सारी चीज़ों का, फाइनेंशियल स्टेटस का जो है वो स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस से भी बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। क्या क्या स्ट्रेस के बाद जो है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस हो रहा है तो क्या क्या न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं या दिक्कतें हैं जो अलग अलग एज ग्रुप्स को हो सकती हैं? स्ट्रेस से सबसे कॉमन तो मैम हेडेक है। जैसे स्ट्रेस हेडेक है, कभी भी हमने देखा होगा हम स्ट्रेस में हैं तो अक्सर हमारा हेडेक होना शुरू हो जाता है, तो हेडेक बहुत ही कॉमन है। इवन माइग्रेन बहुत ज़्यादा एपिसोड्स बढ़ जाते हैं स्ट्रेस के कारण। इवन स्ट्रोक की फ्रिक्वेंसी इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज स्ट्रेस अगर होता है तो ब्लड प्रेशर हमारा हाई होगा, तो ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हार्ट अटैक्स और ब्रेन के अटैक्स ये बहुत कॉमन हो जाते हैं। और स्ट्रेस से एपिलेप्सी को भी, क्योंकि नींद नहीं पूरी होती स्ट्रेस के कारण, और एपिलेप्सी के एपिसोड्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं हमारे जो स्ट्रेस के कारण होते हैं और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, ये इंटरलिंक्ड ही हैं। और स्ट्रेस की वजह से हर न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम या कोई भी अंडरलाइंग जिसको भी मेडिकल प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होनी है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव जैन, जो कि ऑल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला के कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हैं। आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर की और न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में बताया, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और कितना ज़रूरी है इन क्रिटिकल कंडीशंस में हॉस्पिटल तक पहुंचना। ये सारी बातें आप लोगों के लिए मुझे उम्मीद है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होंगी और आपके आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल रखने के लिए भी आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत काम आएगी।